हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको चेन सर्वेइंग के बारे में बता रहा था। ठीक, तो हम लोगों ने चेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ लिया था और आज हमको पढ़ना है चेन सर्वेइंग के प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चेन सर्वेइंग के प्रिंसिपल के बारे में। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा? सिद्धांत। चेन सर्वेइंग का सिद्धांत क्या है? ठीक, चेन सर्वेइंग क्यों करते हैं, क्या पर्पस क्या है, ठीक, किस बेसिस पे करते हैं। तो चेन सर्वेइंग क्या होता है, इसका प्रिंसिपल। चेन सर्वेइंग हम लोग नॉर्मल किससे करते हैं? चेन द्वारा करते हैं, नहीं जरीब से करते हैं। ठीक, और इसका प्रिंसिपल क्या है? मतलब हम लोग ट्रायंगुलेशन यानी कि त्रिभुज बना बना करके कोई भी एरिया आपका दिया हुआ है तो उसका क्या है, उसको त्रिभुज में बांट बांट के और उसका मतलब जो है चेन सर्वे कर लेते हैं। ठीक, मतलब एक कौन सी विधि अपनाते हैं कि भाई ट्रायंगुलेशन विधि अपनाते हैं, यानी कि ट्रायंगल में बांट लेते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका क्या होता है मेथड करने का? ट्रायंगुलेशन। ठीक, त्रिकोणमितीय। ठीक, यही वाली अरेंजमेंट हम लोग यूज़ करते हैं चेन सर्वेइंग में। ठीक, और ये जो हम बनाते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारे वेल कंडीशनड होने चाहिए। क्या होता है? वेल कंडीशनड। वेल कंडीशनड। ठीक, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो है कोई भी एंगल जो आपका हो 30 से क्या हो, छोटा ना हो। ठीक, 30 से छोटा ना हो, कोई भी हो आपका एंगल 30 से छोटा ना हो और 120 से बड़ा ना हो। मतलब किससे किसके बीच में होना चाहिए? 30 से 120 के बीच में सारे एंगल होने चाहिए। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है? वेल कंडीशन ट्रायंगल, यानी कि वेल कंडीशन ट्रायंगल कंडीशन अगर आप चाहेंगे तो क्या होता है? 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से कोई एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो त्रिभुज बनाते हैं इसमें जो कोण होता है हमारा, इसी की बात की जा रही है। ठीक, ये जो एंगल होते हैं हमारे 30 से कम नहीं होने चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होने। मान लीजिए कोई एंगल 25 हो गया तो ये नहीं होगा। ठीक, वेल कंडीशन ट्रायंगल हमको चाहिए। ऐसा ट्रायंगल हम लेंगे जिसमें कि हमको एंगल ऐसे ही मिले, इससे इसके बीच में आए, हमारा इसके बीच में लाई करे। ठीक, तो ये हो गया हमारा चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल। ठीक, और जैसा कि आप लोग पता है, आप लोग के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आप लोग अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं भी अगर कोशिश कर पाऊँगा तो फास्ट फॉरवर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे पर आपको एक ओवरव्यू दे देंगे टॉपिक का कि किस टॉपिक में क्या चीज़ है, किस लिए करते हैं, ठीक, कैसा कैसा यूज़ है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? हमने प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ लिया, यानी कि चेन सर्वेइंग के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो क्या है? सूटेबिलिटी ऑफ चेन सर्वेइंग। मतलब क्या क्या चीज़ें रहेंगी कि हमें चेन सर्वे जब हम करने जाएं तो बड़ी आसानी पड़े, हमें कोई दिक्कत ना है कुल मिला के। ठीक, कोई बाधा ना है। ठीक, कोई काम करते तो उसमें ध्यान रखते ना कि ये चीज़ रहेगी, इतना तैयारी करेंगे तो कोई ख़तरा नहीं। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या होती है हमारी? सूटेबिलिटी, सूट करे हमारे काम को ना। सूटेबिलिटी, सूट मतलब सूटेबिलिटी मतलब सूट। तो सूटेबिलिटी ऑफ चेन सर्वेइंग मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं चेन सर्वेइंग में। तो पॉइंट वाइज अभी लिख लेते हैं कि क्या क्या है, फिर आपको समझाते हैं। अगर हिंदी वाले लिखना चाहें तो हिंदी में है जरीब सर्वेक्षण की उपयुक्ता तार। ठीक, जरीब सर्वेक्षण की उपयुक्ता तार। ठीक, सॉरी, तार नहीं, उपयुक्ता। हाँ, जरीब सर्वेक्षण की उपयुक्ता। सूटेबिलिटी क्या होगी? उपयुक्ता, सॉरी। चलो ठीक, लिखना चाहे हिंदी वाले तो लिख सकते हैं। तो क्या क्या उपयोगिता है देख लेते हैं बारी बारी। हिंदी में ही लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाले समझ लेंगे। हम केवल पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा। नोट्स है, नोट्स में आपको दे देंगे, इसके नोट्स फुल प्रिपेयर है, जितना पढ़ाते जाएंगे उतनी नोट्स आपको मिलती रहेगी।
जो नहीं पढ़ाएंगे उसकी नोट भी मिल जाएगी। नोट करने वाले चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज। ठीक, तो क्या है हमारा पहला, क्या है हमारा क्षेत्र सीमित होना चाहिए। अगर हम कोई भी चेन सर्वे करने जा रहे हैं तो वहाँ हमारा क्या हो, क्षेत्र सीमित हो, यानी कि खूब बड़ा सा एरिया दे दिया और हमें चेन सर्विंग कर, हमारी चेन भी नहीं पहुँच पा रही इतनी दूर तक। चेन की एक लंबाई होती है ना, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, जाके पढ़ लीजिए जो नहीं पढ़ा है। ठीक, तो चेन की एक लंबाई होती है, तो हम एक सीमित क्षेत्र तक इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, क्षेत्र खुला होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ कर रहे हैं कहीं बीच में रास्ते में आपके जंगल, कोई भी चीज़ें, पहाड़ पर्वत मंदिर कुछ भी हो, आपका जहाँ चेन सर्वे करने जा रहे हैं वो क्या हो, खुला एरिया, आराम से चेन अपनी ले जाकर फैला सके। ठीक, क्षेत्र समतल होना चाहिए, यानी उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेन में हम कैसी दूरी लेते हैं, क्षैतिज दूरी लेते हैं, और उबड़ खाबड़ रहेगी तो क्षैतिज जो दूरी लेगी वो लेने में हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्षेत्र समतल होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हैं। और परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मतलब वैसा मेथड नहीं होता एकदम प्योर, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर मतलब स्लोप आगे पीछे हो जाए तो आपके इसमें एरर आ सकती है। ठीक, और इसको मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, केवल इन बातों का ध्यान रखते हैं। परिशुद्धता मतलब समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शुद्धता की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, क्योंकि ये मतलब बहुत परिशुद्ध नहीं होता, ऐसा लिखना चाहे तो आपको मिल जाएगा नोट्स पे लिखा हुआ। ठीक, तो ये था हमारा सूटेबिलिटी ऑफ चेन सर्विंग। तो चेन सर्विंग की सूटेबिलिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। जिनको नोट करना था पॉज करके नोट कर सकते हैं। सोच रहे थे एकदम ब्रीफ में आपको पढ़ाने को, पर अब समय नहीं है तो ज़्यादा चीज़ें बढ़ा नहीं पाएंगे, कम से कम चीज़ें होंगी, पर हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए हम कवर कर सकें। गर्मी बहुत है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जरीब अथवा फीते से लंब डालना। ठीक, सेटिंग आउट अ राइट एंगल विथ चेन टेप। क्या है, सेटिंग आउट अ राइट एंगल विथ चेन और टेप, यानी चेन या टेप की सहायता से क्या करना, लंब डालना। ठीक, जरीब या फीते की सहायता से। ठीक, तो लंब कैसे डालते हैं, कैसे कैसे, दो मेथड हमारा दिया हुआ है। पहला मेथड क्या है, इंग्लिश में लिख दे रहे, हिंदी में बोल देंगे अभी। इंग्लिश देखिए पढ़ने में भी आसान होती है और लिखने में भी आसान होती है, तो इंग्लिश से दूर नहीं भागना चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगेगी। फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन इट, मतलब एक रेखा पे एक पे पॉइंट गिवन रहेगा, दूसरे में पॉइंट नहीं गिवन रहेगा मेरे हिसाब से। टू ड्रॉप ए पर्टिकुलर चेन लाइन, परपेंडिकुलर है। ठीक, टू ड्रॉप ए पर्टिकुलर चेन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट। ठीक, बाहरी बिंदु से एक लंब खींचना। तो हमें क्या करना है,
कि कोई एक रेखा दी रहेगी, हमें उस पर क्या करना है, लंब डालना है। किसके द्वारा डालना है लंब, तो कई मेथड है, हम कई सब डाल दें आराम, पर हमको चेंज दिया फिर टेप के साथ डालना। कहाँ पे डालना, फील्ड में डालना। ये टेक्निकल वर्क हो गया, ठीक। कहेंगे सर लंब डालना है तो बहुत ईजी होता, ठीक। ये टेक्निकल टर्म में पहला क्या है हमारा, इरेक्ट अ परपेंडिकुलर ऑन चेन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन इट। मतलब एक चेन लाइन हमें दी रहेगी और उसमें हमें गिवन पॉइंट दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से डालना। इसी मेथड को अगर हम कहना चाहें तो कौन सा मेथड कहते हैं, 3 4 5, 3 4 5, ठीक। इसी मेथड को क्या कहते हैं, 3 4 5 मेथड भी कहते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें एक ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में बनता है, ठीक। ये 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। अब ये कैसे बनता है, हमें क्या रहता है, पहले एक 3 सेंटीमीटर की क्या करते हैं, ए बी ले लेते हैं, ठीक। 3 सेंटीमीटर की ए बी ले लिए, फिर क्या करते हैं 9 सेंटीमीटर की एक जरीब लेते हैं, ठीक। 9 सेंटीमीटर की एक चेन लेते हैं। फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर मतलब एक एंड यहाँ रखते हैं, एक एंड यहाँ रखते हैं चेन का, ठीक। एक चेन का एंड यहाँ, एक यहाँ। फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर की नाप लेके यहाँ पर लेके जाते हैं, और यहाँ 4 सेंटीमीटर ऐसे लेके जाते हैं कि इधर से हमारा क्या है, यहाँ 5 है और 4 यहाँ 4 है। समझ रहे कैसे, कि पहले इतनी लंबी खींच दी 3, फिर चेन का एक सिरा यहाँ रखा, एक सिरा यहाँ रखा, ठीक। फिर बीच में से पकड़ के उसको लेके चले जाते हैं, एक आदमी पकड़ के लेके चला जाता है, और यहाँ पर यहाँ से 4 आए और इधर से कितना है, 5, ठीक। यही पॉइंट हमको फिर मिल जाएगा एक, फिर पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और ये जो हमारा लाइन रहेगी फिर सी भी इस लाइन पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हमको क्या खींचना था, परपेंडिकुलर खींचना था, परपेंडिकुलर खींच ली। नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछिएगा, बताएगा, ठीक। इतना ही, और यही हमको लिखना है कि माना एक रेखा ली ए बी, फिर 3 सेंटीमीटर खींचा, एक चेन यहाँ रखी, एक पॉइंट यहाँ रखा, फिर यहाँ से एक 9 सेंटीमीटर की जरीब ली। पूरा मतलब कहानी नोट्स में आपको मिल जाएगा, कन्फर्म बनी हुई रखी है, ठीक। हाईवे के नोट्स में दिक्कत हो रही पता है, पर आधी नोट्स प्रिपेयर है, और मतलब और प्रिपेयर हो जाएगी तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक। टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन चेन लाइन फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट, मतलब एक बाहरी बिंदु से क्या करेंगे हम, कोई रेखा पर लंब डालेंगे। यानी कोई, जैसे हमें एक रेखा दे दी गई, ये कौन सी है रेखा, ए बी है, ठीक। थोड़ा बिगाड़ देते हैं समझाने के लिए। और इसमें हमें लंब डालना है, किससे, आउटसाइड पॉइंट से। आउटसाइड पॉइंट से कैसे लंब डालेंगे, एक जरीब लेंगे, इतनी बड़ी चेन लेंगे, यहाँ से चाप लगाना शुरू करेंगे, ये हो गई हमारी जरीब, ठीक। यहाँ से चाप लगाना शुरू करेंगे, ये ऐसे, तो इसी लाइन पे कहीं काटेगा, ये एफ हो जाएगा, है ना, ठीक। यहाँ से एक चाप लगाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक। ये पॉइंट हमको पता ही है। इन दोनों के बीच का क्या ज्ञात कर लेंगे, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मान लीजिए डी हो गया, ठीक। फिर ये पॉइंट सी जो हमको पता था, डी से सी को मिला देंगे, तो ये जो रेखा हमारी सी डी आएगी, ये सी डी क्या होगी, इस लाइन पे लंब होगी ना, इस वाली लाइन पे लंब होगी ना। समझ रहे हैं कि यहाँ से पकड़ के पहले एक जरीब से, मान लीजिए हमें कोई मिला तो समझाने के लिए, तो यहाँ से पकड़ा और ऐसे पकड़ के नचा दिया है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ई मिला, फिर एफ मिला, फिर दोनों के बीच मिड पॉइंट ज्ञात कर लेंगे आराम से, ठीक। लंबाई चेन से आराम से पता लग जाएगा, जोड़ घटा के फिर सी से डी को मिला देंगे, यही हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अगर हमको कहीं परपेंडिकुलर खींचना है चेन से, हमें आवश्यकता पड़ गई कि एकदम 90 डिग्री पे दूरी नापनी है, तो इन सब विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। बाकी और भी इंस्ट्रूमेंट है नापने के लिए। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, जितना मैंने बताया कि परपेंडिकुलर कैसे खींचा जाता है। करके कपड़ा हम छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, टेक्निकल टर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है स्टेशन, क्या होता है ऑफसेट, क्या होता है चेक लाइन, बेस लाइन, अभी सब बताएंगे आपको, ठीक। यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग के बारे में बताया, परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं इसके बारे में बताया, ठीक। अगला टॉपिक हमारा जो है, तो क्या कहा दिया हमने,
ये है कैप, कैप भी खो जाती है। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अरे डिफरेंट ऑपरेशंस इन चेन सर्विंग। तो मतलब हम चेन सर्विंग जब करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन होता है, मतलब बारी बारी क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग? वीक्षण करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेकोनेसेंस। ठीक, पढ़े होंगे इसके पहले आप लोग, रेकोनेसेंस क्या होता है, पढ़ाया गया है, हाईवे में भी है। सर्वेक्षण स्टेशनों का चुनाव। इंग्लिश अगर लिखना चाहेंगे तो सिलेक्शन ऑफ स्टेशंस। ठीक, हिंदी वाले ज़्यादा इसलिए हिंदी में लिख रहे हैं, नहीं तो हम तो इंग्लिश में ही लिखते हैं। स्टेशनों का चिन्ह, मार्किंग ऑफ स्टेशन, इंग्लिश वाले समझते चलेंगे। इसके बाद रेंजिंग, रेंजिंग अलग से बताएंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। ठीक, तो पहले क्या हमारा है? रिकॉग्निशंस यानी वीक्षण। ये क्या होता है कि सबसे पहला सर्वे हमारा क्या होता है, किसी भी फील्ड में जाएंगे सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? वीक्षण का काम होता है, रिकॉग्निशंस का काम होता है। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक फ्री हैंड कोई भी मतलब जगह है उसका क्या करते हैं? फ्री हैंड स्केच बना लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? की प्लान। ठीक, फ्री हैंड स्केच बना लेते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? की प्लान कहते हैं, ये नहीं प्लान, सॉरी। ठीक, यही हमारा क्या होता है? की प्लान भी कहते हैं इसको। तो किसी भी जगह का जाके फ्री हैंड स्केच बताना और उसमें कौन कौन सी आकृतियाँ कहाँ पे है एक दर्शाना, कि मतलब ये यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये है। तो यही हमारा प्रारूप तैयार करना, एक ऊपरी आवरण, वही क्या होता है हमारा? ढांचा। एक तरीके से कहना चाहे तो मैप का एक ढांचा। तो वही हमारा क्या होता है? वीक्षण सर्वेक्षण के अंदर तैयार किया जाता है। ठीक, हम हमेशा कहते हैं डिटेल में नोट्स में दिया गया है। ठीक, हम जो चीज़ समझा रहे हैं उसको समझिए केवल। क्या होता है सर्वेक्षण स्टेशनों का चुनाव? ये यानी कि हम जो सर्वे स्टेशन होते हैं उसका चुनाव कैसे करते हैं। अब कहेंगे सर स्टेशन क्या होता है? तो अगर हम लोग कोई भी मतलब जगह का सर्वे करते हैं तो वहाँ पर हम कहीं, पहले हमने कहा था ना एरिया सीमित होना चाहिए, तो वही सीमित एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेशनों का चुनाव करते हैं कि भाई ये हमारा हो गया एरिया। ठीक, ये मेन स्टेशन है हमारे। ठीक, इसके बीच में भी बिंदु होंगे, वो बीच बीच में जो आएंगे इसके छोटे छोटे वो सब्सिडरी स्टेशन होंगे, या फिर टाई लाइन कह सकते हैं, टाई स्टेशन कह सकते हैं। ठीक, तो ये से क्या है हमारे? मेन स्टेशन है। ठीक, ये सब क्या है? हमारे मेन स्टेशन है। ठीक, तो इन सबको क्या कहते हैं? स्टेशन। अब क्या बोल रहे हैं? सर्वेक्षण स्टेशनों का चुनाव, यानी कि ये जो स्टेशन हम सेलेक्ट करते हैं इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, सॉरी। तो मैंने क्या बताया कि ये जो स्टेशन है आपके बाहरी, ये क्या बताते हैं? आपके कोई भी स्ट्रक्चर है इसकी सीमा को बताता है। क्या? बाहरी सीमाओं को बताते हैं। ये जो स्टेशन है क्या बताते हैं? इसकी मैक्सिमम लिमिट, मान ली बाहरी सीमा, जब से ज़्यादा सीमा कितनी है उसी को क्या करती है? कमांड करती है। ठीक, और वो इसके बीच में जो रहता है वो सब क्या होते हैं? टाई होते हैं या सब्सिडरी स्टेशन। और अब मार्किंग ऑफ स्टेशन पे आते हैं कि स्टेशन की मार्किंग कैसे करते हैं। ठीक, स्टेशन का मार्क कैसे करते हैं, चिन्ह कैसे लगाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं स्टेशन की मार्किंग में। तो पहला हमारा क्या है? सिंपल सा, पहला हमारा है कि
स्टेशन के स्थान पर 2.5 से 4 खंड की 15 सेंटीमीटर की लकड़ी की खूंटियाँ गाड़ देते हैं, ठीक, जिसका 5 भाग जमीन तल के ऊपर रहना चाहिए। तो मतलब सिंपल सा क्या है कि हम ऐसी खूंटी गाड़ते हैं, ठीक, कि जहाँ अगर हम सर्वे कर रहे हैं, पता लगा हमने स्टेशन बनाया यहाँ पर और यहाँ पे खूंटी गाड़ दी, फिर पता लगा हम ढूंढ रहे हैं, हमको मिल ही नहीं रही, ठीक, तो क्या करते हैं, एक डेफिनेट हाइट की, या मान लीजिए अगर कोई झाड़ी वाड़ी है तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऊंची हाइट की क्या करते हैं, खूंटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और अगर कहीं हमें मतलब सही जगह नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है या फिर बहुत कठोर है, तो वहाँ पे कैसे खूंटी का इस्तेमाल करते हैं, नुकीली वाली, जिससे कि उसमें अगर मारे तो धंस जाए, ठीक। और ज़मीन कैसी होनी चाहिए हमारी, समतल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ढाल वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक। और इसमें क्या होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल बने होने चाहिए, ठीक। जितनी बातें बता रहे दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर स्टेशनों का सिलेक्शन करते हैं यानी कि मार्किंग करते हैं, सॉरी, स्टेशनों की मार्किंग करते हैं यानी कि स्टेशनों का चिन्हन करते हैं, चिन्हन होगा, ठीक। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं जो हमने बताई, ठीक ना हो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। और क्या होनी चाहिए इसमें, चेक लाइन होनी चाहिए। चेक लाइन के बारे में भी आपको बताएंगे अभी हम क्या होती है, ठीक। तो क्या करते हैं कि मतलब अगर हम कोई भी स्टेशन लेते हैं, यानी मान लो अगर कहीं स्टेशन लेते हैं, एक बिंदु मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, तो एक जगह से नहीं लेते इसका रेफरेंस 2-3 जगह से लेते हैं। यहाँ से दूरी इसकी इतनी होगी, यहाँ से इतनी दूरी होगी, यहाँ से इतना पास होगा। मान लीजिए अगर हमको इन फ्यूचर अगर बिंदु हो जाता है, या फिर हमने जो रेफरेंस लिया था यहाँ पे, यानी पेड़ को मान लीजिए या घर को माना था, घर टूट गया या पेड़ उखड़ गया, तो मतलब दूसरा रेफरेंस पॉइंट हमारे पास रहेगा, ठीक है ना। अगर किसी वजह से, अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से हट गया, कुछ भी हो गया, तो हमारा अगर 1-2 नहीं तो तीसरा डिफरेंस पॉइंट हमें मिलेगा। तो मतलब एक बिंदु से स्टेशन सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, कई जगह से दूरी नाप लेनी चाहिए उस बिंदु की जो हम ले रहे हैं, एक स्टेशन, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिकॉग्निशंस, वीक्षण, स्टेशनों का सिलेक्शन और उसकी मार्किंग, ठीक। मुझे आशा है इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा टाइम होता तो यही और थोड़ा मतलब ओपन करके बताते हैं, अभी ऊपर ही ढांचा बता पा रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर अगर आपको समझना है तो एडजस्ट करना होगा। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है, मेन टॉपिक, इसमें बहुत हाईलाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे आशा है कि आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक। रेंजिंग, तो रेंजिंग कहेंगे सर, रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग क्या होता है, दो स्टेशनों के बीच में, मतलब दो स्टेशन को सीध में लेते हुए, ये हमारा मेन स्टेशन हो गया, मान लीजिए स्टेशन, ठीक, आउटर लाइन, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से खूब दूर होगा, है ना, और उसके बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ दूरियां होंगी, है ना, बीच में भी तो दूरियां होंगी कुछ, हम एक बार में तो पूरा काम कर नहीं पाएंगे भाई, बीच में भी हमें कुछ पॉइंट लेना पड़ेगा। तो बीच में जो हम पॉइंट लेते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, रेंजिंग के द्वारा, रेंजिंग रॉड के द्वारा, कि हमें कितनी रेंज तक चाहिए, इतना रेंज तक चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मतलब फिर आदमी से कहते हैं कि रेंजिंग रॉड यहाँ पे लेके जाइए आप, और यहाँ से खड़े होकर हम देखेंगे कि आप कितनी रेंज तक गए हैं, ठीक। तो वहाँ पे जहाँ पहुँचेंगे फिर एक खूंटी गाड़ देते हैं निशानी के लिए, ठीक। तो यही हमारी क्या होती है, अगर सिंपल हिंदी में अगर समझना चाहें तो क्या है, दो स्टेशन बिंदुओं के बीच को साधते हुए कुछ मध्यवर्ती बिंदुओं के स्थापन के आरेखन, मतलब स्थापन को आरेखन कहते हैं। मतलब दो बिंदुओं के बीच को क्या हो, डिस्टेंस को साधते हुए, और बीच में कुछ मध्यवर्ती, मतलब बीच में कुछ जो पॉइंट्स आते हैं हमारे मध्यवर्ती, ठीक, इसी को स्थापित करना, यानी बीच में पॉइंट्स को लगाना, ये क्या होता है हमारा, यही रेंजिंग होता है, ठीक। अब रेंजिंग कहना चाहेंगे कि रेंजिंग सर कितने तरीके से कर सकते हैं। रेंज जैसे कोई चीज़ है तो उसके टाइप्स भी होते हैं, तो वैसे रेंजिंग है तो रेंजिंग का भी टाइप्स है। तो रेंजिंग कितने टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक डायरेक्ट विधि से, एक इनडायरेक्ट विधि से, ठीक। कौन कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विधि से। ये रेंजिंग की हिंदी क्या होती है, आरेखन। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष आरेखन, और अप्रत्यक्ष आरेखन मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग, लगता है इनका खत्म हो रही, डायरेक्ट रेंजिंग, है ना, और इनडायरेक्ट रेंजिंग।
ठीक। डायरेक्ट रेंजिंग कहाँ करते हैं, जब हमें एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से विजिबल हो, मतलब एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को ही खड़े हुए आराम से देख सके, हाँ भाई वहाँ दूसरा स्टेशन है, यहीं से बता दे, ठीक, हमको दिखाई दे। वहाँ पे कैसी रेंजिंग यूज़ करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग। अगर हमको ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पर मतलब खूब ऊंचा मतलब पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है, और यहाँ खड़े हो जाए तो आगे स्टेशन दिखे ही ना, बीच में कोई बाधा है, तो वहाँ कैसा यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग का। तो डायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग का 2 मेथड दिया हुआ है, कौन सा, बाई आई यानी सीधी एकदम सिंपल आंखों द्वारा, नाम लिख देते हैं सीधे, लाइन रेंजर द्वारा, ठीक, रेंजिंग बाई लाइन रेंजर, रेंजिंग बाई आई, ठीक, आरेखन आंखों द्वारा और लाइन रेंजर के द्वारा, ठीक। लाइन रेंजर की हिंदी तो नहीं लिखी है, देख लीजिएगा आप लोग इतना बुक में, ठीक। बाई आई मतलब आँख से क्या करते हैं, सामने देखकर एकदम बता देते हैं कि भाई हमें दिख रहा है, इतनी सी इतनी रेंज है, आराम से कर लेते हैं। अगर यही हमें क्या होता है कि अगर हम अपने आँखों से करते हैं तो हो सकता है कि कोई त्रुटि हो गई हो देखने में, तो अगर यही मेजरमेंट अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, यानी लाइन रेंजर, लाइन रेंजर क्या होता है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किस तरीके से होता है, एक त्रिभुज ये बना रहता है, एक त्रिभुज ये बना रहता है, ठीक, एक प्रिज्म ऐसे, एक प्रिज्म ऐसे, ठीक, 2 प्रिज्म रखे रहते हैं, इधर से किरण आती है, इधर से किरण आती है, और दोनों के कर्ण पे पड़ती है, ठीक, इधर कर्ण पे, इधर कर्ण पे, और 2 स्टेशन ए मान लीजिए स्टेशन है और बी स्टेशन है, इन्हीं दोनों की सीध में रख के, ठीक, सीध में जब एकदम रख देते हैं तो यहाँ से जो आती है इसके कर्ण पे पड़ती है, यहाँ से आती है इसके कर्ण पे पड़ती है, और जब एकदम मतलब कर्ण पे पड़ने लगे तो समझ लेते हैं कि ये हमारा जो है एक सीध में आ गया है रेंजर, ठीक, लाइन रेंजर। तो हमें रेंजर में उसमें रेटिंग भी दिखा देता है, पता लग जाता है, देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट है कितनी रेंजिंग है, ठीक। तो ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट रेंजिंग होता है, यानी प्रत्यक्ष आरेखन के बारे में बताया, 2 टाइप, ठीक। अब क्या है, इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में हमें पढ़ना है। इनडायरेक्ट मतलब जैसे अगर हमको विजिबल नहीं है तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग सिंपल फिगर, मान लीजिए ये है हमारा, ठीक, और स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। अब यहाँ खड़े कर दे आपको, मान लीजिए ये आप खड़े हो गए, बाल वाल भी खड़े कर रखे हैं, स्टाइल है तो, है ना, ठीक। अगर आप खड़े हो गए यहाँ से, और यहाँ से कहीं आपको स्टेशन बी को देख ले, तो क्या है, नहीं देख पाएंगे भाई, कितना बाल खड़ा कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि भाई बीच में आपके पहाड़ खड़ा है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम बीच में एक पॉइंट और ले लेंगे, ठीक। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ देखना आसान होगा, यहाँ से यहाँ पे देखना आसान होगा। मान लीजिए यहाँ भी कोई आदमी खड़ा है, सिंपल सादा हमारे तरीके, है ना, कोई हेयर स्टाइल नहीं, ठीक। तो अब यहाँ से मतलब करना आसान हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग, ये इनडायरेक्ट रेंजिंग हो जाती है, ठीक। यही आपको पूरा मतलब उसमें लिखना होगा कि बिंदु ए होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं, पूरा ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी हमारी नोट से, और नोट्स में पूरा दिया हुआ है, बहुत मतलब कठिन नहीं, एकदम सिंपल शॉर्ट में है नोट आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना है केवल उतना काम की चीज़ लिखी गई है, ठीक। बहुत पोथा नहीं लिख दिया गया कि कुछ लोग करते हैं लिख देते हैं, पोथा लंबा दे देंगे और बैठ के पढ़ते रहिए आप, ठीक, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या है, सर्वे जब हम करते हैं तो कुछ लाइंस का यूज़ करते हैं, सर्वेक्षण रेखाएं कुछ, ठीक। तो उस सर्वे लाइंस के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, सर्वे लाइंस, यानी सर्वेक्षण रेखाएं, ठीक। तो कौन कौन सी सर्वे लाइन होती है, बारी बारी नाम नोट कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे। एक होती है मेन सर्वे लाइन, मुख्य सर्वेक्षण रेखा, हिंदी वाले समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं तो बोल रहे हैं, इसके बारे में बताए थे। सब्सिडरी लाइन, और क्या, टाई लाइन भी कह सकते हैं इसको, नाम एक और है, नहीं फिर कहीं नाम नहीं बताए थे, ऐसे एग्जाम में आ जाता है टाई लाइन, और लोग अगर नहीं जानते हैं तो रह जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और क्या रहता है सिंपल सा, कुछ नहीं।
बेस लाइन तो हो गया वो, सॉरी, चेक लाइन। ठीक, तो इतना हमारी इतने तरह की लाइन होती है। लाइन के बारे में देखते हैं क्या है। पहली मेन सर्वे लाइन है, मुख्य सर्वे लाइन। ठीक, ये जो होती है हमारी क्या होती है, मेन स्टेशन को मिलाने वाली रेखाएं होती है। ठीक, मेन स्टेशन को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती है हमारी, ये सब क्या है हमारी मेन लाइन है। ये ठीक, अगर हमने मान लिया ये दूरी हम इस यहाँ पे दिखाया है और फील्ड में बहुत दूरी होगा। ठीक, ये पूरी फील्ड है। ठीक, ये कह रहे सर बहुत पास में है, वो फील्ड है, ओवरव्यू यहाँ लेके हम बता रहे हैं कि मान लीजिए एक फील्ड ऐसी है और कहीं सर ऐसी फील्ड नहीं होती है, ऐसी होती है, तो लीजिए ऐसी फील्ड होती है चार थेड़ी, है ना। तो यहाँ ले लिए मेन स्टेशन, यहाँ मेन स्टेशन, यहाँ मेन स्टेशन, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, और इसी के बीच में डायरेक्ट रेंजिंग इनडायरेक्ट रेंजिंग सब होगा, है ना। इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिर से याद है, सर्वे लाइंस के बारे में। सर्वेक्षण रेखाएं कभी सर्वे करते हैं तो उसमें कितने टाइप्स की लाइन यूज़ होती हैं। तो पहला हमारा क्या है, मेन सर्वे लाइन है। ठीक, मेन सर्वे लाइन क्या होता है, जो मुख्य स्टेशनों को मिलाने वाली हमारी रेखाएं होती हैं, यानी कि ये तो ये सब क्या है हमारी मेन सर्वे लाइन है। सेकंड क्या है, सब्सिडरी और टाई लाइन, मतलब ये जो मेन स्टेशंस है इनके बीच में अगर हम स्टेशन लेते हैं, ठीक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचना चीज़ तो है नहीं, बीच में एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये बीच वाले जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब्सिडरी हो जाएंगे, यानी टाई लाइन हो जाएगी ये सब। ठीक, इतनी ये क्या है हमारी टाई लाइन है ना, समझ गए। फिर क्या है, बेस लाइन है, एक होती है बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है, वो जो कोई भी अगर हमारा जहाँ फील्ड है उसके एकदम सेंटर से होके जो लाइन जाती है, ठीक, एकदम सेंटर से होके इसके जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, ये होगी बेस लाइन। ठीक, एकदम मध्य बिंदु से। और लास्ट क्या है, चेक लाइन। चेक लाइन क्या होती है, यही जो आपका ढांचा है इसी तरीके बनती है चेक लाइन। अगर चेक लाइन आप बनाते हैं फील्ड में जाके, आपकी चेक लाइन और जो आपने मैप बनाया और दोनों की लाइन अगर बैठ जाती है तो आपने जो चेक लाइन खींची है, मतलब जो आपने सर्वे किया है वो सर्वे सही है। ठीक, इससे ये हमें पता लग जाता है। तो आपको सर्वेक्षण रेखाओं के बारे में पता लग गया होगा, सर्वे की कितने रेखाएं सबके बारे में पता लग गया होगा। कह रहे होंगे सर भगा रहे हैं, तो क्या करें हम, समय भी नहीं है हमारे पास, भगाना पड़ेगा ही। शुरुआत के कहेंगे सर लेक्चर बहुत अच्छे पढ़ाए थे, हम भी सोचे थे टाइम दे के, और पर अचानक से आ गई स्कीम और हमें पता भी नहीं चला, रातों रात आती है भाई स्कीम। ठीक, अगला हमारा क्या है, चेनिंग स्लोपिंग ग्राउंड, मतलब कि अगर हमारा सिंपल अभी हम कर रहे थे कि हमको समतल चाहिए था, अगर मान लीजिए हमारे पास समतल जगह नहीं है, उबड़ खाबड़ है, यानी स्लोप है कहीं, तो वहाँ पर कैसे हम अपनी चेन सर्वेइंग करते हैं या फिर रेंजिंग करते हैं। चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। ठीक, मान लीजिए ये स्लोपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे हमें चेनिंग करनी है। ठीक, एक क्या है, डायरेक्ट रेंजिंग विधि है। ठीक, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट है, ये सीधी नापन विधि है। ठीक, और नीचे क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, यानी एंगुलर कोणीय नापन विधि है। ठीक, इनडायरेक्शन कहाँ लिख दी, तेरी गलत हो गया, सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड लिख दो शायद। ठीक, एक डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट कहाँ लिख दी, इसमें भी गलत लिख गया, नोट्स में भी आपके इसलिए लिख दिया। ठीक, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड कैसे होता है, इसमें सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपकी ये है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक सिंपल सी बिंदु लेंगे। ठीक, इसके एकदम क्षैतिज में जाएंगे। ठीक, क्षैतिज में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग साहुल लटकाएंगे। ये चेन पकड़ के यहाँ गए, चेन यहाँ तक पकड़े एकदम टाइट, जितना खींच सकते खींचे, उसके बाद यहाँ से साहुल गिरेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। यही काम क्या करते हैं, आगे भी करते हैं, यहाँ जाते हैं फिर साहुल गिराते हैं, यहाँ जाते हैं फिर साहुल गिराते हैं, यहाँ आते फिर साहुल गिराते हैं, ऐसे जो है चला जाता है। ठीक,
फिर कौन कौन सा है, पॉइंट दे देते हैं हम। मान लीजिए जो कोना मिल रहा है P1 P2 P3 P4 P है, ठीक ठीक ठीक। तो पहले क्या करते हैं, ए P1 तक चेन फैलाते हैं। अगर लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, पहले माना एक दो बिंदु ए और बी के बीच में क्या निकालना है हमको, ए और लास्ट वाला क्या है बी, ए बी के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसकी रेंजिंग करने वाला डायरेक्ट मेथड, चेन सर्विंग करने को मिला के सिंपल, ठीक। चेन से हमें नापना है इसकी इतनी दूरी कितनी होगी, और ये स्लोप वाली है, ठीक। इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है, सिंपल सा, ठीक। कैसे नापेंगे, सीढ़ी दूंगा, पहले ए P1 यहाँ से साहुल लटकाएंगे, फिर ए P2 फिर साहुल लटकाएंगे, फिर ए P3 फिर साहुल लटकाएंगे, ठीक। तो ऐसे लटकाते लटकाते क्या होगा हमारा, ये L1 ये L2 ये L3, ये तो हमको पता होगा ना, ये L4। तो ये जब हम L1 प्लस L2 प्लस L3 और डैट डैट डैश जो भी रहकर मारो, तो यही हमारी क्या हो जाती है, क्षैतिज दूरी हो जाएगी, है। हमको क्षैतिज दूरी तो चाहिए थी ए बी के बीच की, तो ए बी के बीच की क्षैतिज दूरी कैसे निकालें, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ली, साहुल लटकाए, फिर डिस्टेंस ली, साहुल लटकाए, फिर जो L1 L2 L3 जितनी भी थी हमारी सबको ऐड कर ली, यही हमारी क्या हो जाएगी, क्या, क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी निकालने का सिंपल सा मेथड है, ठीक। अगर आपसे कहते चेन लेके ऐसे नापने को, तो वो करेक्ट नहीं होगी, इनकरेक्ट होगी, ठीक। और अगर इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो त्रुटि बहुत कम होगी, है ना। एक टेक्निकल मेथड है निकालने का कोई भी चीज़, जैसे आप कहते हैं तो बहुत ईजी है, पर सोचने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक, कोई भी चीज़ के लिए। पसीना बहुत हो रहा है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, स्लोपिंग ग्राउंड था, चेनिंग करना था। डायरेक्ट मेथड हमने बता दिया, इनडायरेक्ट मेथड यानी एंगुलर मेथड, वो कैसे है, ये आपकी स्लोपी ग्राउंड है, ठीक। स्लोपी ग्राउंड क्या होता है, क्या करते हैं, पूरे खंड को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। माने ये था तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एंगल ले लेते हैं, यहाँ से एंगल लेते हैं थीटा, थीटा 1 थीटा 2, ठीक। और यही मतलब ट्रायंगल बना के इसका, और किस विधि से इसका काम करते हैं, ये हमारा D1 हो गया, ये हो गया हमारा D2, और ये दोनों पूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी D। हमको D निकालना है, तो D कैसे निकालेंगे, देखिए ये D1 है, ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा, D बराबर ये D1 cos थीटा हो जाएगा 1, हो जाएगा D2 cos थीटा 2। समझ रहे कि नहीं, ये D1 था थीटा, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कोण के साथ वाला क्या होता है cos थीटा, और जो ये रहेगा ये क्या हो जाएगा D1 sin थीटा। पढ़े होंगे आप लोग, मैकेनिक्स पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। D1 मान लीजिए कोई एंगल दिया यहाँ P, ओ P, ये P है, डिस्टेंस P है ना, ये पूरी क्या है P, ये है थीटा, और से बोले कि ये कितना हुआ, तो ये होगा सीधा सीधा P cos थीटा। एंगल के साथ वाले में अगर ऐसे घूमते हैं पकड़ के, या इस रेखा पे जाते हैं तो P cos थीटा, ऐसे इधर घुमा दे P कहीं कहीं थीटा, ये क्या ऐसे घूम रहा है भाई, है ना, ऐसे घूम रहा है, तो क्या हो P cos थीटा। और एंगल के साथ वाले में ही, अगर एंगल से दूर वाले में, यहाँ वाले में आ गए भाई, ये क्या हुआ, यहाँ तक आए, अब एंगल से दूर एकदम हट के भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P sin थीटा। और यहाँ पे थीटा भी नहीं लगेगा, देखिए थीटा से ज़्यादा है एंगल, इसमें पूरा लगेगा, है ना। और थीटा वाला क्या होगा cos थीटा, और जो थीटा नहीं वो sin थीटा होता। हमें क्या काम है, cos थीटा का काम है ना। समझ गए होंगे कि D1 cos थीटा कैसे लिया गया, तो D बराबर D1 cos थीटा D2 cos थीटा। हमें D ही निकालना था, क्षैतिज दूरी निकालनी थी, आराम से निकाल ली, हो गया, है ना। जैसे इसके पहले वाले में भी किए थे, हमको क्या करना था, स्लोपिंग ग्राउंड से क्या करना है, क्षैतिज दूरी निकालनी है, तो क्षैतिज दूरी निकालने का ये दोनों मेथड है। और आपके नोट्स में पूरा ब्रीफ में लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप,
बिंदु ये लेते हैं, बिंदु वो लेते हैं, फिर यहाँ से भाग पे बांट लेते हैं, फिर एंगल θ1 होता है। डी यहाँ से जहाँ तक की दूरी d1 होती है, यहाँ तक दूरी d2 होती है। ऊर्ध्वाधर कोण नाप लेते हैं, फिर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक। फिर क्या ये इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, d1 cos θ1 हो जाता है, फिर ये d2 cos θ2 हो जाता है। फिर दोनों को ऐड करने पर ऐसे पूरा कथा लिखनी पड़ेगी आपको। मतलब जितना आप मेथड किए बारी बारी लाइन से अपनी लैंग्वेज में एक बार पढ़ लिया जाता है, नोट से पढ़ लीजिए और फिर लिख दीजिए। बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है। देख ले अगला हमारा कुछ टॉपिक बचा हो। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत हो गया, और हम भी पढ़ाते पढ़ाते आपको लग रहा होगा हमारी हालत तो मतलब बहुत टॉपिक कवर कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और भगाया है जानते हैं, क्योंकि अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। और कुछ अगर हम सिलेबस नहीं करवा पाते हैं तो आपको नोट्स तो दो है शॉर्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाइए वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, ठीक। वहाँ जाके नोट्स लेके आप लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि पेपर आपके अब आने वाले हैं जल्द से जल्द, ठीक। हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं, ठीक। और मुझे लगता है आज वाले टॉपिक्स आपको सारे समझ में आ गए। अगर समझ में आता है तो शेयर कीजिए और बच्चों को, जिससे वो देख। आजकल पेड कोर्सेज ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हमने कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाया है। हम भी पॉलिटेक्निक ही कर रहे हैं, मेरा भी एग्ज़ाम है, इस वजह से हम बहुत टाइम भी नहीं दे सकते, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।